हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम जौड़। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का अपना चैप्टर 3 एंड 4 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं और फिर उस पर हम लोग कॉमन साइज और कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट कैसे लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते किसको है। तो जिस किसी स्टेटमेंट में भी किसी भी फर्म का जितना भी खर्चा या इनकम दिया हो और अंत में हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चले, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लास 12th में, जिसके अंदर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। पर यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन का टाइम आता है तो हम लोग हमेशा उसको वर्टिकल रखते हैं, यानी पहले जो भी हम लोग का इनकम आया उसमें से जितना भी खर्चा घटा और भी बाकी बहुत सारा चीज़ है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सबसे पहले हम लोग का आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या, इसको हम लोग सरल भाषा में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम लोग सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग सरल भाषा में सेल्स बोल सकते हैं। इसको हम लोग अपने आसान भाषा में सेल्स बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या कि हमारे कंपनी ने जो भी सेल्स किया है, अपने गुड्स को बेचा है, तो उसको हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डालेंगे। कोई अदर इनकम अगर हम लोग को हुआ है, अब कंपनी भी दो प्रकार का होता है। एक सबसे पहले जो गुड्स में डील करता है, डील इन गुड्स, दूसरा डील इन सर्विसेज। दो तरह का कंपनी होता है, पहला जो गुड्स में डील करता है और दूसरा जो सर्विसेज में डील करता है। अब एक एक करके इसमें देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग पहला कंपनी जो सिंपली गुड्स में डील करता है, यानी पहला कंपनी जो सबसे पहले गुड्स में डील करता है। तो इसके अंदर मान लेते हैं हम लोग का एक क्लॉथ का शॉप है, ठीक, हम लोग कपड़ा बेचते हैं, तो ये कपड़ा क्या है, गुड्स है। तो जब हम लोग इसको बेचेंगे तो इसका जो भी हम लोग को नेट सेल यहाँ पर सेल होगा, उस सेल को हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के हेड के अंदर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद अगर आप कोई सर्विस इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं कि आप लोग लोन देते हैं या उधार देते हैं, तो आपके लिए उधार क्या है और जो भी इंटरेस्ट मिला आपके लिए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। आप लोग कस्टमर को उधार देते हैं, जिसके बदले में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये किस एग्जांपल का है, ये सर्विस सेक्टर का है। तो जो भी बैंकिंग कंपनीज होती हैं वो अपने कस्टमर को उधार देती हैं, उसके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। तो सर्विस कंपनी के लिए इंटरेस्ट उनका मेन रेवेन्यू होगा। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस किसको कहते हैं। अब अदर इनकम, अब अदर इनकम, उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है अदर इनकम, ठीक, अदर इनकम। अब इस अदर इनकम के अंदर चार सब हेड आता है मेन। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। मान लेते हैं आपने किसी बैंक में अपना पैसा जमा करवा के रखा हुआ है, ठीक, और आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यह आपके लिए अदर इनकम कहलाएगा और इसको आप इंटरेस्ट इनकम के सब हेड में डालेंगे, ठीक। दूसरा डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, आपने किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, क्या खरीदा है, प्रेफरेंस शेयर। आपने किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदा है और उसके बदले में आपको डिविडेंड या प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको आप अदर इनकम के सब हेड में डालेंगे, जिसके अंदर आप लोग डालेंगे डिविडेंड इनकम, ठीक। तीसरा आता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को जब हम लोग बेचते हैं, सेल ऑफ
इन्वेस्टमेंट, पर जो भी आपको गेन होता है वो प्लस में शो होगा और जो भी लॉस होगा वो माइनस में। तो जो भी हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट को अगर बेचते हैं, यानी आपने मान लीजिए अभी 20,000 रुपये का शेयर खरीद लिया, ठीक, पर आपने उसको 25,000 में बेच दिया, तो 5,000 रुपये का यहाँ पर गेन हुआ है। क्या ये आपके बिजनेस का मुख्य काम है या मेन काम है शेयर खरीद बेच करना? नहीं। तो आप लोग इसको अदर इनकम के सब हेड में डालेंगे, हेड के अंदर डालेंगे, ठीक, और उसमें भी क्या नाम होगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो भी कंपनी का जो अपने मुख्य काम से अलग हटकर जो भी काम कर रहा है उसको हम लोग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग अदर इनकम के अंदर डालेंगे। चौथा आता है अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस। अब मान लेते हैं आप, फिर से वही एग्जांपल आके आपका एक क्लॉथ का दुकान है, क्लॉथ शॉप, ठीक, और आप कपड़ा बेचते हैं वहाँ पर, ठीक। तो कुछ हमेशा हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट सबसे पहले वाटर के लिए देना होगा। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर पानी का सप्लाई हमेशा रहना चाहिए, तो वाटर के लिए आपको कुछ पे करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी कुछ अमाउंट आपको पे करना होगा ताकि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी आता रहे। तो ये अमाउंट हमेशा चलता रहे, भले ही शॉप बंद हो या खुला हो। इसीलिए हम लोग इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। भले ही कम ज़्यादा हो सकता है विद देयर यूजेस, पर इसको हमेशा हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। कुछ इनकम ऐसा है कि वो हमेशा हम लोग को मिलेगा, ठीक ना, तो उसमें हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहेंगे। तो जब हम लोग इस सब चीज़ को एक साथ जोड़ लेंगे तो हमारा एक आएगा टोटल रेवेन्यू। क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जब हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्रेडिट में सारा इनकम को जोड़ लेते थे, तो सेम चीज़ सारा इनकम को एक साथ जोड़ लेंगे। अब उसमें से एक एक करके धीरे धीरे जो भी एक्सपेंस जो हम लोग का खर्च हुआ है तो वहाँ से हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता था। उसके बाद टैक्स पे करने के बाद वो नेट प्रॉफिट हम लोग को मिल जाता था, अगर याद करने की कोशिश करें तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक एक्सपेंस कि अब उसमें से क्या क्या घटाना है। तो अब एक एक एक्सपेंस यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का एक्सपेंस आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब सबसे पहले जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम लोग क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते हैं, मान लेते हैं, ठीक, क्लॉथ हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इस क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले हम लोग को रॉ मटेरियल खरीदना होगा, तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ठीक। उसी रॉ मटेरियल को जो हम लोगों ने खरीदा है तो उसको हम लोग किसके अंदर डालेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड के सबहेड के अंदर डालेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ ज़रूरत भी पड़ रहा होगा। हम लोगों को किस चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा होगा? थ्रेड, धागा का, क्योंकि हम लोग कपड़ा बना रहे हैं तो हम लोग को धागा का ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको हम लोग अपने किस में डालेंगे? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के सबहेड के अंदर डालेंगे, ठीक। अब चेंजेस इन फिनिश्ड गुड, कुछ भी अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक, मान लेते हैं हम लोगों ने क्लॉथ बनाया, ठीक, और उसमें हम लोग कुछ और बदलाव और कुछ और एडिशन करना चाहते हैं, ठीक ना।
मान लेते हैं इस बैच का जो क्लॉथ बन गया है पर वो आधा बना है और उस पर प्रिंटिंग अभी बचा हुआ है, ठीक ना। मान लेते हैं हम एक टी शर्ट बना रहे हैं जिस पर प्रिंटिंग अभी बचा हुआ है, तो एडिशनल उस पर लगा, जबकि वो यहाँ पर भी तैयार है, टी शर्ट यहीं पर बन के तैयार हो चुका है, पर हम लोगों को उसको फिनिश्ड गुड बनाना है। हम लोग उसको फिनिश्ड गुड बनाना है ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको चेंजेस इन फिनिश्ड गुड जो भी, जैसे कि या वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स जिस पर प्रिंटिंग होना बचा है, अलग अलग उसमें जिप लगना बचा है, जो भी बटन्स लगना बचा है। क्लॉथ तो मैन्युफैक्चर हो गया पर उसमें जिप साथ साथ उसमें बटन्स और ये सब लगना जब बचा है, तो हम लोग जो भी उसमें खर्चा आएगा तो उसको हम लोग चेंजेस इन फिनिश्ड गुड्स में लिखेंगे। तो यह हो गया हम लोग का तीसरा खर्चा। चौथा खर्चा हम लोग का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है, वहाँ पर बहुत सारा वर्कर काम करता है, वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो वर्कर्स को, हायर लेवल वर्कर को हम लोग सैलरी देते हैं, ठीक, जबकि लोअर लेवल वर्कर को हम लोग वेजेस देते हैं। तो ये दोनों जो सैलरी और वेजेस है, ये भी हमारा क्या है, एक तरह का खर्चा है, जिस दोनों को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी और वेजेस, ठीक। अब फाइनेंस कॉस्ट, अगला अपना हमारा खर्चा आता है फाइनेंस कॉस्ट। मान लेते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए, ये जो हम लोग का एग्जांपल था, यहाँ पर ये फैक्ट्री खोलने के लिए हम लोगों ने बैंक से 10 लाख रुपया एज ए फाइनेंस लिया था। इस पर हम लोगों को हर साल 30,000 रुपया इंटरेस्ट भरना है, 30,000 रुपया इंटरेस्ट भरना है। तो ये 30,000 हम लोग को हर साल पे करना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट, यानी जो हम लोगों ने लोन लिया है उस पर जो भी इंटरेस्ट लगता है उसको हम लोग फाइनेंस कॉस्ट के अंदर डालेंगे, ठीक। अब अगला खर्चा हमारा आता है डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन खुद में भी एक चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई भी एसेट, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीदे होंगे तो हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदे होंगे ताकि हम लोग अपना थ्रेड को हम लोग बिन सकें और क्लॉथ बना सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ एसेट्स खरीदा होगा, ठीक, जैसे कि मशीन, मान लेते हैं मशीनरी खरीदा होगा। अब हर साल मशीनरी यूज हो रहा है तो उसमें कंटिन्यूस वियर एंड टीयर आ रहा होगा। तो जैसे जैसे कोई भी सामान यूज होता है उसका पार्ट्स पुर्जा घिसना, धीरे धीरे उसमें ऑयलिंग करना पड़ता है। तो इसी के साथ तो ये मशीनरी क्या हो रहा है, इसके वैल्यू में डेप्रिसिएशन आ रहा है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, गिरावट, ठीक, इन द वैल्यू ऑफ मशीन, यानी मशीन के वैल्यू पर यहाँ पर गिरावट आ रहा है, ठीक। तो इसी डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में यहाँ पर लिख देते हैं। अदर एक्सपेंस जो भी बिजनेस से जुड़ा हुआ और रिलेटेड खर्चा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और ये सब, तो उसको हम लोग अदर एक्सपेंस या मिसलिनियस एक्सपेंस में लिखते हैं। और इन सबों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का क्या निकल जाता है, टोटल एक्सपेंस। अगर आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते थे तो सबसे पहले हम लोग जितना भी डायरेक्ट इनकम होता था उसको लिखते थे, उसके बाद जो भी हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस होता था उसको हम लोग लिखते थे, और फिर जब माइनस करते थे तो हम लोग का आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेम चीज़ यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का आ जाता है। जब हम लोग टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटा देते तो हम लोग का क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसी ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स, ठीक ना। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल केसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस एंड टैक्स। अब यहाँ पर 2-3 शब्द हैं, एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। टैक्स तो आप समझ गए होंगे,
जैसे कि एक्सेप्शनल, ठीक, यहाँ पर हम लोगों को एक्सेप्शनल है। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर बनाया, एक फैक्ट्री टाइप का हम लोगों ने बनाया, ठीक। हम लोगों ने 10 लाख रुपए का मशीनरी खरीदा, ठीक। हम लोगों ने 10 लाख रुपए का मशीन खरीदा। अचानक से कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गया या कुछ ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गया कि हम लोगों को उस मशीन को बेचना पड़ा। हम लोगों ने उसको 8 लाख में, हम लोगों ने उसको 12 लाख में बेच दिया, ठीक। क्योंकि नया मशीन था तो उसको 3 महीने में, मान लेते हैं हम लोगों ने 3 मंथ्स में इसको बेच दिया यूज़ करके। तो यहाँ पर हम लोग कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 2 लाख रुपए का। यहाँ पर हम लोग किस चीज़ का प्रॉफिट हुआ? 2 लाख रुपए का, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों को प्रॉफिट किस चीज़ का हुआ है, ये क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट, ठीक। पर क्या ये मैन्युफैक्चरिंग, ये जो मशीन जो हम लोगों ने बेचा है, क्या यही हमारा बिजनेस का मेन मोटो है या मेन मुख्य उद्देश्य है? क्या हम लोग बिजनेस इसी के लिए करते हैं ताकि हम लोग मशीन खरीदें और फिर उसको बेच दें? जवाब होगा नहीं। यानी यहाँ पे हम लोग का मोटो कुछ और है। हमारा मोटो क्या है? हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं फिर उसको बेचते हैं, ना कि मशीन को बेचते हैं। तो भले ही ये प्रॉफिट यहाँ पर हम लोगों को 2 लाख रुपए का हुआ, पर ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो भी हमारे बिजनेस से होना था ये प्रॉफिट नहीं है। तो जो भी एक्सेप्शनल प्रॉफिट होगा उसको घटा देना है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो भी एक्सेप्शनल प्रॉफिट उसको घटा देना है, एक्सेप्शनल प्रॉफिट को घटा देना है, जबकि एक्सेप्शनल लॉस को हम लोगों को अपने बिजनेस में ऐड कर लेना है। मान लेते हैं इसी एग्जांपल में जो हम लोगों ने 3 महीने यूज़ करने के बाद 8 लाख का बेचा होता, तो हम लोग को 2 लाख रुपए का नुकसान होता है यहाँ पर। तो उस 2 लाख को हम लोग अपने अकाउंट्स में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर मेन हम लोग का मशीन का वैल्यू बस आना चाहिए। यहाँ पर 12 लाख ओवर एस्टिमेट हो गया इसका वैल्यू, तो इसको ओवर एस्टिमेट को अंडर एस्टिमेट कर दिए प्रॉफिट घटा के। यहाँ पे 8 लाख हो गया मशीन का वैल्यू बेचने के बाद, पर उसको हम लोग को 10 लाख रखना है, तो इसलिए यहाँ पर ओवर एस्टिमेट कर दिए 2 लाख रुपए से। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि जो भी बिजनेस का मोटो या एम है उससे अलग जो भी मशीनरी या जो भी परचेज या सेल होगा उसको हम लोग एक्सेप्शनल प्रॉफिट या एक्सेप्शनल लॉस कहेंगे, और उसमें काम एकदम उल्टा होगा, क्योंकि हम लोगों को हमेशा जो भी हम लोग सेल किए हैं किसी भी चीज़ का उसका हम लोग को अमाउंट मेंटेन रखना है अपने बुक्स में, इसलिए, ठीक। अब अगला आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ये शब्द क्या है? यानी जो ऑर्डिनरी ना हो, जैसे कि हम लोग की दुकान में चोरी हो गया, THEFT, चोरी हो गया, कुछ सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इस सब के कारण हमारा क्या हो गया? कुछ सामान का लॉस हो गया, कुछ सामान का यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक। तो जो भी हम लोग का इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इस जो भी नहीं होना चाहिए था उस कंडीशन के कारण हम लोग को कुछ लॉस हुआ है, क्या बिजनेस इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? चोरी का, सुनामी का, फ्लड का या अर्थक्वेक का? नहीं। तो जो भी यहाँ पर लॉस होगा उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेम चीज़ अगर हम लोग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पैसा मिला है, कोई गिफ्ट मिला है, तो उसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कोई प्रॉफिट हो गया,
तो यहाँ पर उस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो वहाँ पर प्रॉफिट को हम लोग को माइनस कर देंगे, माइनस करना है, और जो भी लॉस है उसको हम लोगों को प्लस कर देना है। ठीक, तो यही चीज़ दोनों में डिफरेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल में। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स। तो जैसे जैसे लिखा है एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स, तो सबसे पहले एक्सेप्शनल को घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, क्योंकि एक्सेप्शनल यहाँ से हटी है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को पे करेंगे या उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे, ओवर एस्टिमेट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गए, तो ये भी यहाँ से हट गया। अब क्या बचा यहाँ पर, टैक्स। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों को टैक्स पे करना है। अब टैक्स भी दो प्रकार का होता है, एक एक करके यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर टैक्स आ जाता है दो तरीके का। सबसे पहले करंट टैक्स, करंट, और दूसरा डेफर्ड। ठीक, यहाँ पर दो तरीके का टैक्स आ जाता है। एक करंट टैक्स जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक, यानी जो भी हम लोगों को एक साल के अंदर का, जैसे कि लेस देन 1 ईयर के अंदर पे करना है, उसको हम लोग करंट टैक्स बोलते हैं। अलग अलग टैक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, वाटर से जुड़ा हुआ है, हम लोग को टैक्स देना पड़ता है। हम लोग जो ज़मीन यूज कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंटल टैक्स देना पड़ता है फैक्ट्रीज़ को, तो इसको हम लोग करंट टैक्स बोलते हैं। डेफर्ड टैक्स, जो भी रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं, जो भी रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं उसमें हम लोग कुछ अमाउंट पे करते हैं एज एन जीएसटी। ये हमारे लिए क्या है, एज एन टैक्स है। ये हमारे लिए क्या है, एज ए टैक्स है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप लोग सिंपली भाषा में समझ सकते हैं कि करंट टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जो कि एक साल से अंदर के को पे करना है। और डेफर्ड टैक्स मतलब जीएसटी, अलग अलग टैक्स हो गया, जो कि हम लोग गुड्स के साथ जुड़ के हम लोग को प्राइस आता है। तो एक तरह का एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, जबकि ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। ठीक, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है। डायरेक्ट टैक्स जिसको आप लोग को पे करना ही है, यानी आप उसको किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स, मान लेते हैं आपने अभी कपड़ा 100 रुपये का खरीदा, पर आपको 120 रुपया पे करना पड़ा और 20 रुपया जीएसटी पे करना पड़ा। 20 रुपया यहाँ पर आपको जीएसटी पे करना पड़ा। तो इस 20 रुपया को आप अपने प्रॉफिट में शामिल करके, जैसे कि आप लोग इसको, इसी सामान को 200 रुपया में बेच सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का एब्सोल्युटली कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 80 रुपये का। ठीक, पर अगर जीएसटी को हटा दें तो 60 रुपये का हम लोग का प्रॉफिट हुआ, और 20 रुपये आप लोगों ने, जो आपको टैक्स भरना पड़ा था, वो आप लोगों ने कस्टमर से लिए है एज ए। तो यहाँ पर अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि आप लोग कस्टमर से ही ये 20 रुपये फिर वापस ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आ जाता है टैक्स एक्सपेंसेस। तो जितना भी टैक्स एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आप समझ गए। उसके बाद जो भी टैक्स एक्सपेंसेस है, जैसे कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, इसको हम लोगों को घटा देना है। ठीक, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या पीएटी या पीबीटी जिसको बोलते हैं, उसमें से जो भी करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स जब हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी को हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो याद करिए फिर से, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल में बनाते थे, सबसे पहले डायरेक्ट जो भी चीज़ आइटम होता था, उसके बाद इनडायरेक्ट सैलरी, एक्सपेंस और वेजेस, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी डायरेक्ट मटेरियल हम लोग को खरीद बेच करना पड़ता था, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते थे। फिर जो भी इनडायरेक्ट या रेवेन्यू नेचर का जो भी मटेरियल होता था, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बचता था तो उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम लोग सैलरी और ये सब टैक्स वैक्स सब पे कर देते थे,
तब हम लोग को नेट प्रॉफिट मिलता था। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, तो टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल एक्सपेंस गया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। फिर जब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स और जो भी टैक्स है वो सब घटा दिए तो हम लोग के पास नेट प्रॉफिट आ गया, और यही हम लोग का नेट प्रॉफिट कहलाता है। अब यहाँ पर अर्निंग पर इक्विटी शेयर, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब जैसे कि मान लेते हैं 2 साल है आपका नेट प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर। ठीक, प्रीवियस ईयर आपका 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था, इस साल आपका 2 लाख रुपए का करेंट प्रॉफिट हुआ है। ठीक, इस साल का अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ईपीएस, इसका एक फॉर्मूला भी मैंने लिखा है यहाँ पर। इसका एक फॉर्मूला भी मैंने लिखा है अर्निंग पर शेयर का। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिवीजन, प्रेफरेंस जो भी हम लोग डिविडेंड देते हैं, बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ईपीएस का फॉर्मूला अगर यहाँ लगाए तो क्या आ जाएगा, ईपीएस का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी 1 लाख रुपया पहले प्रीवियस ईयर का निकाल लेते हैं, और मान लेते हैं कि हम लोग ने 100 शेयर इशू किया था। कितना शेयर, 100 शेयर। तो प्रत्येक शेयर का वैल्यू कितना आ गया, 1000 रुपया। अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 1000 रुपया। ठीक, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया हो। अगले साल हम लोग का प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख रुपया हो गया। ठीक, और शेयर उतना ही इशूड है, तो इस साल कितना हो गया हम लोग का, 2000 रुपये अर्निंग पर शेयर हो गया। तो दोनों में आप देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर यहाँ पर और यहाँ पर इसका लगभग दुगना हो गया, ये दुगना हो गया और इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है। तो हम लोगों को द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज the wealth of the share holders, और उसमें भी कौन से शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर आप लोग जब हम लोग आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। आप लोग अभी बस ध्यान रखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर जो भी ओनर्स होते हैं या जिनको कंपनी में वोटिंग का राइट होता है उनको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। तो बिजनेस का मेन एम क्या होना चाहिए कि वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। तो ऑटोमेटिक उसका प्रॉफिट यहाँ पर ये देखिए, उनका अगर वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी यहाँ पर डबल हो रहा है। इससे हम लोग समझ सकते हैं नहीं। अब मान लेते हैं दूसरा केस कि यहाँ पर 100 शेयर ही इशूड था, पर यहाँ पर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, पर इस साल 100 शेयर और इक्विटी शेयर इशू हो गया, तो 200 शेयर इक्विटी शेयर का हो गया। तो यहाँ पर कटने के बाद ये कितना आ गया, 1000 रुपया अर्निंग पर शेयर। तो इस वाले केस में हम लोग का अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ा, चूँकि प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ा है। चूँकि प्रॉफिट तो यहाँ पर बढ़ गया, पर इक्विटी या ओनर का नंबर भी बढ़ गया है। यहाँ पर पहले 100 थे पर इस बार 200, तो इसके कारण यहाँ पर इक्विटी पर शेयर नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर रहा है, हम लोग ये कह सकते हैं। जबकि पहले वाले एग्जांपल में जब इक्विटी शेयर उतना ही था तो यहाँ पर बिजनेस डबल स्पीड से ग्रोथ कर रहा था। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके बारे में जब हम लोग शेयर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसी में भी 2 तरह का इक्विटी पर अर्निंग पर शेयर होता है, ईपीएस होता है। जैसे कि बेसिक में सिर्फ ओनर्स आते हैं, ओनर्स या इक्विटी
शेयर होल्डर्स, ओनर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स बेसिक के अंदर आते हैं। डाइल्यूटेड के अंदर जो भी कन्वर्टेबल, तो जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, तो उसमें अलग अलग प्रकार का शेयर जिसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर भी कुछ ऐसा होता है जिसको हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और भी बहुत प्रकार का होता है, तो उसको हम लोग डाइल्यूटेड में डालते हैं। अभी इसको हम लोग बाद में जब हम लोग इसको शेयर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। ठीक, इसी का एक शॉर्टकट अगर हम लोग देखना चाहें तो एक शॉर्टकट मैंने बनाया है यहाँ पर जल्दी समझने के लिए। सबसे पहले आरएफओ या नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें इनकम जोड़ देंगे या अदर इनकम जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। उसमें से जितना भी एक्सपेंस है वो घटा देंगे तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स आ जाएगा आइटम्स, तो वो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। उसमें से धीरे धीरे सबसे पहले एक्सेप्शनल गायब करेंगे, उसमें से सबसे पहले एक्सेप्शनल आइटम्स को पे करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को पे करेंगे। उसके बाद लास्ट में जब टैक्स को पे कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट हम लोग के पास मिल जाएगा। ठीक, और प्रॉफिट आफ्टर और अर्निंग पर शेयर का यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब हम लोग क्वेश्चन अगले वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन इस पर बनाएंगे तब समझ आएगा हम लोगों को। अब ये तो हो गया इसका प्रेजेंटेशन कि इसमें अलग अलग, पर क्या क्वेश्चन में हम लोग को इतना चीज़ मिलेगा? जवाब है नहीं। हम लोग क्वेश्चन में कुछ गिना चुना चीज़ मिलेगा जिसको हम लोग को पुट करना है, और कुछ ऐसा टाइप का हम लोग का स्टेटमेंट बनेगा जिसको हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी मैंने समझाया, रेवेन्यू, आरएफओ, अदर इनकम, उसके बाद अलग अलग एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स घटा देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक, तो एक सिंपल यहाँ पर एक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है, और यहाँ पर मैंने डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन को भी छोड़ा है। उसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना, और उसका भी इस पार्ट में काम भी नहीं है तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो सेम जैसे कि हम लोगों ने बैलेंस शीट का यहाँ पर तैयार किया था, बैलेंस शीट का स्टेटमेंट, तो ये दोनों जो परसेंट वाला लाइन है ये हम लोग कॉमन साइज के लिए रखते हैं, जबकि एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज ये हम लोग कंपैरेटिव के लिए रखते हैं। कंपैरेटिव हम लोग इंट्रा फर्म कर रहे हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हम लोग इंट्रा फर्म कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, यानी अपने ही फर्म में कंपैरिजन कर रहे हैं कि पिछले साल कितना हुआ था हम लोग का कमाई और इस साल कितना हो रहा है। तो जो भी करेंट ईयर से जब प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे तो हम लोग का एब्सोल्यूट चेंज आएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया कि करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज। ठीक, परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय सीपी इंटू 100 करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालने के लिए। सेम चीज़ जब हम लोग को परसेंट चेंज निकालना हो तो एब्सोल्यूट चेंज को ऊपर रखेंगे और प्रीवियस ईयर वाले डाटा को या वैल्यू को नीचे रखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई मतलब उसको हम लोग परसेंट में चेंज कर रहे हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला भी इससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक, यानी इसमें से करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाएं। मान लेते हैं करंट ईयर का है 10,000 आरएफओ, पिछले साल का है 8,000, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2,000 का चेंज आ जाएगा। ठीक, यानी इस साल 2,000 बढ़ा है। अगर यही चीज़ घटा होता तो यही चीज़ हम लोग ब्रैकेट में या माइनस में लिख देते। ठीक, हम लोग परसेंटेज चेंज मतलब एब्सोल्यूट चेंज 2,000 का बाय 8,000 प्रीवियस ईयर इंटू
100, तो यहाँ से चला गया 25% का परसेंटेज चेंज आया है, यानी पिछले साल से अभी के मुकाबले 25% ज़्यादा सेल हो रहा है, हम लोग ये कह सकते हैं। तो ये हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आता है कॉमन साइड स्टेटमेंट। ये जो परसेंट वाला जो 2 कॉलम यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें हमेशा हम लोग RFO को 100% लेंगे। जो भी हम लोग का सेल होगा उसको हम लोग हमेशा 100% लेंगे। इसको आप VBI लिख लें। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इन कॉमन साइज P&L स्टेटमेंट we always take the value of RFO या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एज 100%, और उसके मुताबिक हम लोग चेंज करेंगे अपना अलग अलग वैल्यू। कॉमन साइज का मतलब ही हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कॉमन साइज मतलब हर वैल्यू को एक दूसरे के समान कर देना, कॉमन कर देना। तो कोई भी वैल्यू एब्सोल्युटली कॉमन तो नहीं हो जाएगा, तो उसको परसेंटेज फॉर्म में हम लोग कॉमन कर देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर करंट ईयर का देखते हैं। हम लोग का करंट ईयर 10,000 रुपये का सेल हुआ, जिसको हम लोगों ने 100% माना। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग को अदर इनकम मान लेते हैं 500 रुपये हम लोग को अदर इनकम आया। तो ये RFO का कितना परसेंट होगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं। तो जो भी वैल्यू हो उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग अदर इनकम का वैल्यू यहाँ पर कितना है 500, तो उसको ऊपर लिखेंगे, और हमेशा नीचे में लिखेंगे जो भी हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो, क्योंकि उसको हम लोग 100% माने हैं, तो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे और उसको परसेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे। परसेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 5%। तो यानी ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 100% है तो हम लोग का अदर इनकम कितना है, उसका 5%। ठीक, जब दोनों चीज़ जुड़ गया तो 10,500, तो 10,500 हो गया। तो ये कितना हो गया 10,000 पड़ी हुआ है, इसको परसेंट में चेंज कर देंगे तो ये हम लोग का 105% हो जाएगा। यानी अगर हम लोग इन दोनों चीज़ को जोड़ेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को, 10,500 हो जाएगा। तो 10,500 10,000 का कितना हो जाएगा 105%। तो ऐसे ही करके हम लोग प्रीवियस ईयर में भी करेंगे। प्रीवियस ईयर में हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसके साल वाले को मानेंगे 8,000। जैसे कि यहाँ पर 8,000 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर 200 है, ठीक ना, अदर इनकम, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर वाले में क्या हो जाएगा 200 ऊपर लिखाएगा बाय 8,000 इंटू 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2.5%, यानी ये RFO से 2.5% है। ठीक, और ये दोनों जोड़ने के बाद 102.5%। आप लोग इसको जोड़ के भी कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये चीज़ और क्लियर होगा। सेम चीज़, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को करना है, हर चीज़ को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर आया है 800 रुपया। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट भरना होगा 800, तो उसको हम लोग लिखेंगे 800 बाय 8,000, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,000 है, इंटू 100, क्योंकि उसको परसेंट में चेंज करना है। तो यहाँ पर 10% हो गया। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर कंपेयर करें, अगर इसको 800 लिख दें तो ये कितना आ जाएगा 10%। ऐसे ही हर वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो ये चीज़ और क्लियर होगा। ठीक, तो इस वीडियो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ डाला जाता है, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये मैंने आपको सीखने के पर्पज़ से किया है। ठीक, एग्ज़ाम में हम लोगों को पूरा चीज़ इसमें से नहीं रहेगा, हम लोगों को कुछ गिना चुनाई चीज़ रहेगा और उसको हम लोगों को ऐसे शो करना होगा। ठीक,
मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने कंपैरेटिव और कॉमन साइड स्टेटमेंट को एक साथ ले लिया है। अगर आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि सिर्फ कंपैरेटिव बनाना है तो आप ये परसेंटेज वाला कॉलम उस समय नहीं बनाएंगे। अगर आपको एग्जाम में बोला जाए कि सिर्फ कॉमन साइज बनाना है तो आप लोग ये एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज वाला कॉलम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ जब हम लोग फर्दर क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको हम लोग डील करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। उससे आपको दोस्तों को भी फ़ायदा हो जाएगा या आपके फैमिली मेम्बर्स या जिनको भी ज़रूरत है इनका, और मेरे चैनल का भी ग्रोथ हो जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।